हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो पीडियाट्री सब्जेक्ट या जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने आरयूएचएस जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उसके एग्ज़ाम फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स लाया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पीडियाट्रिक में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है पीडियाट्रिक का या चाइल्ड हेड नर्सिंग का, वो है इंट्रोडक्शन टॉपिक या यूनिट। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग में कौन कौन से हैं, ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, शॉर्ट नोट्स में आता है। मे बी ये 4 या 8 नंबर का आ सकता है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड, यानी कि जो एक हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड होता है उसके लिए नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं जब वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉमन टॉपिक और आता है राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है शॉर्ट नोट। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन बन सकता है वो है स्पेशल लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ये भी बहुत बार आ चुका है शॉर्ट नोट में, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से कानून है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, जुवेनाइल एक्ट हो गया, जो कॉमन लॉज है, ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। इसके अलावा नेक्स्ट वन यहाँ पे टॉपिक बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में, यानी कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जो बच्चों से रिलेटेड बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम आते हैं, जैसे आरसीएच प्रोग्राम आता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेशनल पॉलिसी में आपको बता देता हूँ कौन सी आती है कॉमनली। आईसीडीएस जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये पूछी जाती है, जो आंगनवाड़ी वगैरह जो इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन यहाँ पे एजेंसीज़ भी पूछी जाती है रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, यानी एजेंसी से मतलब है जो भी एनजीओ वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। मेनली जो यहाँ पे पूछे जाते हैं WHO और यूनिसेफ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे इंडिविजुअली। पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा इंडिविजुअली WHO और यूनिसेफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट के ऊपर। ये भी एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, 16 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बना चुका है। नेक्स्ट वन यहाँ पे लास्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर सिक चाइल्ड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, एक दो बार आया है एग्जाम में। बाकी इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड, ये रिपीट होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये आप मोस्टली इन पर ध्यान देना और इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट वन अब अपन आ जाते हैं यूनिट 2 पे, जो कि हेल्दी चाइल्ड, जिसके अंदर पहला चैप्टर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर साल को एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अब इसमें से क्या क्या मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं जीडी के ऊपर, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है, यानी कि जीडी के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं ये पूछते हैं। स्टेजेस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, प्रिंसिपल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे जीडी के बारे में। नेक्स्ट वन यहाँ पे असेसमेंट ऑफ जीडी जो है पूछ सकते हैं कि ये जीडी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको कैसे असेस करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, ग्रोथ है और डेवलपमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्रोथ चार्ट के बारे में बताइए। ग्रोथ चार्ट मतलब ग्रोथ चार्ट में क्या क्या आता है, लाइक हाइट हो गया, वेट हो गया, हेड सर्कमफेरेंस हो गया, चेस्ट सर्कमफेरेंस हो गया, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस हो गया, इसके अलावा बीएमआई हो गई और डेंटिशन ऑफ टीथ हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ सकता है आपसे ग्रोथ चार्ट में। और ये पार्टिकुलर एज के बारे में पूछ सकता है, जैसे भाई 1 साल का बच्चा है उसकी ग्रोथ चार्ट के बारे में बनाओ, तो आपको इसमें सभी 1 साल तक के बच्चे के वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस सभी लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, कोई भी आपसे पार्टिकुलर पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्या होता है, इसमें 3-4 तरह के माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन हो गए, फाइन मोटर हो गए, लैंग्वेज वाले माइलस्टोन्स हो गए। तो ये पूछे जा सकते हैं। इसमें पार्टिकुलर एज के हिसाब से पूछा जा सकता है कि भाई 1 साल तक का जो बच्चा है उसमें कौन कौन से माइलस्टोन देखने को मिलते हैं। तो आपको इसमें सारे ही लिखने हैं, जैसे ग्रॉस मोटर में कब वो चलना सीखता है, कब बैठना सीखता है, कब भागना सीखता है, ये सभी माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है। तो आपको पूरा एक बार पढ़ लेना, कोई भी अगर पार्टिकल पूछे तो आप उसमें इजीली लिख सकते हैं।
और लास्ट वन यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ भी आती है, जैसा आपने देखा होगा 2 थ्योरीज़ आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक तो आती है साइकोसेक्सुअल और एक आती है साइकोसोशल। साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जो अपने सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और साइकोसोशियल थ्योरी अपने एरिक्सन ने दी थी। ये दोनों थ्योरी साइकोलॉजी में भी पढ़ी है, साइकेट्रिक में भी आई हुई है, और यहाँ पे पीडिया में भी 1-2 बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको भी एक बार नज़र मार लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जीडी वाले चैप्टर से रिपीट होते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें दो टॉपिक ही है जो रिपीट होते हैं। एक तो है ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से आता है, जो आता है मतलब रिपीट होता है। नेक्स्ट वन इसके बाद जो है विनिंग के ऊपर भी टॉपिक आ सकता है, विनिंग भी पूछ सकता है, और सप्लीमेंट्री फीडिंग भी आपसे पूछ सकता है एक्स्ट्रा फीडिंग के नाम से। नेक्स्ट वन यहाँ पे चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं, BFHI अंडर 5 क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन। BFHI की फुल फॉर्म होती है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का ही बन सकता है, 6 नंबर का और 8 नंबर का भी ये बन सकता है। इसके अलावा अंडर 5 क्लिनिक के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इम्यूनाइज शेड्यूल के अलावा इसमें पार्टिकुलर किसी भी वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है, जैसे DPT के बारे में पूछ सकता है, मीज़ल्स के बारे में पूछ सकता है, कोई भी जो है पार्टिकुलर वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है कि वैक्सीन क्या यूज़ आती है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सब पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में कोल्ड चेन वाला जो टॉपिक है, इस पर भी शॉर्ट नोट बन सकता है। और इसमें एक और टॉपिक आता है न्यूअर वैक्सीन, यानी कौन कौन सी नई वैक्सीन जो है ऐड हुई है शेड्यूल में, जैसा रोटा वायरस वाली हो गई, हेपेटाइटिस A हो गई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वाली हो गई। तो ये सभी वैक्सीन जो है नई ऐड हुई है शेड्यूल में, तो इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। तो ये चैप्टर 3 की कहानी है। चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पे पीडियाट्रिक इमरजेंसी और एक्सीडेंट वाला चैप्टर जो है, ये कॉमनली जो है एग्ज़ाम में नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पे 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आ सकते हैं, जैसे कि ड्राउनिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है, मतलब ये लेस कॉमन है, मतलब कम पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट में। पॉइजनिंग यहाँ पे पूछ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट वन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, इनको मोस्टली आप पढ़ लेना, ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें अब चैप्टर 5 की, तो यहाँ पे प्ले थेरेपी वाला बनता है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, जैसे कि वैल्यू क्या होती है प्ले थेरेपी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्ले के, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ प्ले के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और रोल ऑफ नर्स इन प्ले थेरेपी। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं इसमें से, बाकी ये ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी एक बार इस पर नज़र मार लेना। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें यूनिट 3 की, यहाँ पे अभी तक 2 यूनिट हुए हैं। तीसरा यूनिट यहाँ पे आता है नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, तो जैसा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है इसमें से। पहला आता है न्यू बॉर्न फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ जो न्यू बॉर्न वाला टॉपिक है, इसमें से ओनली 2 ही टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं या आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एक तो है अबगार स्कोर, जो कि इमीडिएट असेसमेंट में आता है, जो हम 1 और 5 मिनट में करते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्स जो होते हैं न्यू बॉर्न के, इनके बारे में भी पूछा जाता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो नॉर्मल न्यूबॉर्न है उसकी क्या क्या नर्सिंग केयर होती है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या क्या नर्सिंग केयर दी जाती है। तो इसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, एक तो इमीडिएट केयर है जो कि आफ्टर बर्थ दी जाती है, और एक है कंटिन्यू केयर जो बाद में दी जाती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है कि इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न। तो आपको इमीडिएट केयर में लिखना है कि भाई बर्थ होती है तो बर्थ होने के बाद हम बच्चों को क्या क्या केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है नियोनेटल रिजजिटेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें जो CPR वगैरह जो है, बच्चा जब सांस नहीं लेता है पैदा होने के बाद, तो उसको रिजजिटेट किया जाता है, वापस से उसको रिवाइव किया जाता है। ठीक है, तो यही टॉपिक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में एक और क्वेश्चन आ सकता है कंगारू मदर केयर, KMC के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो हाई रिस्क वाला पोर्शन है, हाई रिस्क न्यूबॉर्न वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं एग्जाम में, जैसा लो बर्थ वेट है, ये आ सकता है, प्री टर्म आ सकता है, हाइपोथर्मिया के बारे में आपसे पूछ सकता है। हाइपोथर्मिया में आपसे क्या पूछ सकता है, नर्सिंग केयर ऑफ हाइपोथर्मिया बेबी, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ और उसमें टेम्परेचर गिरा हुआ है तो आप उसको क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जॉन्डिस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे जॉन्डिस के बारे में कंप्लीट पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि पैथोलॉजिकल और
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या डिफरेंस है, या नर्सिंग केयर ऑफ जॉन्डिस भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें जो फोटोथेरेपी वाला आता है, ट्रीटमेंट में आता है फोटोथेरेपी जॉन्डिस के, तो फोटोथेरेपी के बारे में इंडिविजुअली पूछ सकता है कि भाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, यानी कि जब नर्स बच्चे को फोटोथेरेपी प्रोवाइड करे उस टाइम उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें बर्थ इंजरीज़ की, तो बर्थ इंजरीज़ में भी के बारे में पूछा गया है 1-2 बार। इसमें जो टॉपिक कॉमनली पूछे जा सकते हैं वो है, एक तो है केपट सक्सीडेनम और एक है सिफेलोहीमेटोमा। इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है या इनके बारे में पार्टिकुलर भी पूछा जा सकता है, तो आप ये पढ़ लेना बर्थ इंजरीज़ में। इसके अलावा एक टॉपिक और यहाँ पे आता है जो कॉमनली रिपीट होता है शॉर्ट नोट में, फेलियर टू थ्राइव, यानी कि जो लो बर्थ वेट बेबी है या जो प्री मेच्योर बेबी हैं, ऐसे बच्चे जो सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, उन बच्चों को बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। ये टॉपिक भी रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। अब बात करें यूनिट 4 की, तो यहाँ पे यूनिट 4 है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो यूनिट 3 अपना आता है, इसके अंदर 2 चैप्टर और आते हैं। ये चैप्टर 1 है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा 2 चैप्टर और आते हैं। एक तो आता है कंजेनाइटल वाला, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, जो आप आगे डिजीज़ पोर्शन में पढ़ लेते हो, जो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड यहाँ पे आता है NICU एंड PICU, जो कि हॉस्पिटल वाला है। ठीक है, तो वो चैप्टर आता है, बट उसमें से कुछ एग्ज़ाम में आज तक पूछा नहीं गया RUHS एग्ज़ाम्स में, पर उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है इन्फेक्शन प्रोटोकॉल वाला। ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इन्फेक्शन प्रोटोकॉल का NICU में। ठीक है, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन IMNCI की। तो ये यूनिट भी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें आपसे IMNCI के बारे में पार्टिकुलरली पूछ सकता है शॉर्ट नोट में 4 या 8 नंबर में। तो क्या क्या आपको इसमें लिखना है, एक तो प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। गाइडलाइंस के बारे में पूछ सकता है, तो अगर गाइडलाइन आपसे पूछे तो आप उसमें प्रिंसिपल्स लिख सकते हो, दोनों सेम है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है केस मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, उसकी स्टेप्स आपसे पूछ सकता है कि भाई IMCI में केस मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या क्या स्टेप्स होती है। इसके अलावा आपसे इसमें एग्जांपल्स भी पूछ सकता है कि कोई डिजीज़ के बारे में पूछ सकता है। जैसे आपको पता होगा IMCI में कुछ डिजीज़ आती है, जैसे डायरिया आता है, ARI आता है। ARI में मतलब जो न्यूमोनिया आता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में न्यूमोनिया आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिनका यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है IMCI में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपसे पार्टिकुलर पूछ सकता है, कि जैसे पूछ लिया कि डायरिया का ट्रीटमेंट बताइए IMCI के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको वो ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखना है, तो ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप ये भी पढ़ लेना। ये बात हो गई यूनिट 4 की। अब आ जाते हैं अपन यूनिट 5, जो कि डिजीज़ वाला पोर्शन है। इसमें पहला आपका चैप्टर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाला जो यूनिट है, इसके चैप्टर है सॉरी, इसमें से कॉमनली आपसे पूछा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें मरासमस और क्वाशियोरकोर आते हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसको पढ़ लेना। इसके अलावा ओबेसिटी के बारे में भी एक बार पूछा गया है। और विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स जितने भी हैं, तो उनमें से मोस्टली विटामिन ए के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बाकी विटामिन्स के बारे में कभी कभार पूछते हैं, बट मोस्ट लाइकली नहीं आता है। ठीक है, तो विटामिन्स जो भी है इनके बारे में एक बार नज़र मार लेना कि भाई जो भी विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बस आप इतना सा पढ़ लेना। बाकी ये विटामिन ए डेफिशिएंसी पढ़ लेना। नेक्स्ट वन अब बात करें चैप्टर 2 की, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है, इसमें से एक तो टोंसिलाइटिस पूछ सकता है। न्यूमोनिया जो है मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है इसमें से। ARI के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के नाम से। इसके अलावा क्रूप सिंड्रोम यहाँ पे पूछ सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ सकता है, और TB के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से। नेक्स्ट वन अब बात करें यहाँ पे GI इन्फेक्शंस की, तो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आ सकता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेना। ईसोफेजियल एट्रेसिया या T, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजेनाइटल डिसऑर्डर में GI में से। ये ऑलमोस्ट है जो बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस भी आ सकता है, इम्परफोरेटेड एनस भी यहाँ पे आ सकता है, पर यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस ज़्यादा कॉमन है आना। इसके अलावा डायरिया के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरिया में जो ORS थेरेपी आती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन थेरेपी, ठीक है, इसके बारे में भी आपसे इंडिविजुअली जो है शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़ लेना।
इसके अलावा आप जो नेक्स्ट वन बात करें चैप्टर 4 की, तो इसमें CVS जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स और ब्लड डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इसमें से जो है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बन सकता है कि भाई कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, साइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, जो भी 3 क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो है पार्टिकुलरली आपसे TUF के बारे में पूछा जा सकता है कि टेटालॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट आपसे पूछ सकते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ एक बार सारा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वन यहाँ पे ह्यूमेटिक फीवर भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 16 नंबर का। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें एनीमियाज की, तो एनीमिया है ये जो मैंने आपको लिखा रखे हैं, यही कॉमन एनीमिया है जो पीडियाट्रिक में पूछे जाते हैं। एक तो आयरन डेफिशिएंसी, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया एंड सिक्कल सेल एनीमिया, यही एनीमिया है जो पूछे गए हैं अभी तक, और इनमें जो है नर्सिंग केयर कॉमनली पूछी जाती है एनीमिया में। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, और एनीमिया की जो टाइप्स है या जो कोजेज़ है वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे यूनिट 5 की, जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, इसमें से ओनली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है यही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हाइपोस्पाडियासिस और एपिस्पाडियासिस भी आ सकता है। इसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिस और फीमोसिस भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको ही पढ़ लेना। नेक्स्ट में यहाँ पे चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो इसमें 4 टॉपिक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही कॉमनली जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में। मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये MSN में ज़्यादातर आता है। एपिलेप्सी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये भी MSN में ज़्यादा रिपीट होता है। हाइड्रोसिफेलस और स्पाइना बाइफिडा, इन दोनों टॉपिक को आप ज़्यादा जोर देना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं मोस्ट कॉमनली। बाकी मेनिंजाइटिस कन्वर्जन आप MSN में पढ़ ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे एंडोक्राइन की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते और नहीं आते हैं। जैसा इसमें से एक तो बन सकता है शॉर्ट स्टेचर के बारे में, यानी कि जो बच्चों की हाइट कम होती है उनको बोलते हैं शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आ सकता है। जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इसमें आपको टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में लिखना है। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें चैप्टर 8 की, तो यहाँ पे स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं इसमें से एक तो फ्रैक्चर के बारे में पूछ सकता है और एक क्लब फुट के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है टोर्टिकोलिस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लेना। नेक्स्ट में यहाँ पे स्किन, आई एंड ईयर की बात करें तो इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, बट एक बार बर्न इंजरी टॉपिक आया हुआ है और ओटाइटिस मीडिया में भी आ सकता है। बाकी MSN में ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 की यहाँ बात करें तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा रखी है, यहाँ पे यही कॉमनली एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। मीज़ल्स, डेंगू फीवर, टिटनस, पोलियो, रेबीज़ एंड टाइफाइड फीवर, ये जो डिजीज़ यहाँ पे मैंने आपको लिखी है ये कॉमनली पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा एक और डिजीज़ आती है इसमें मलेरिया, वो भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे ओंकोलॉजी की बात करें तो ओंकोलॉजी में 2 टॉपिक ही है जो पूछे जाते हैं, ल्यूकेमिया एंड विल्म्स ट्यूमर, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे बात करें जो यूनिट आता है वो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो इसमें पहला चैप्टर है आपके कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सभी आप पढ़ लेना। लिस्ट पूछी जाती है कि भाई जो भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम लिखिए और कोई भी 1-2 जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को आप एक्सप्लेन करिए। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पार्टिकुलर किसी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे टेम्पर टेंट्रम, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, एन्यूरेसिस, एंकोप्रेसिस और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ये जो है कॉमनली आते हैं एग्ज़ाम में। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और बाकी डिसऑर्डर्स को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में, तो यहाँ पे 2 आती है, ऑटिज्म और स्कूल फोबिया, एक स्किज़ोफ्रेनिया भी आता है। बाकी ये साइकेट्रिक में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ऑटिज्म यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना, ऑटिज्म पीडियाट्रिक में भी आ सकता है। और लास्ट वन यहाँ पे आपका जो चैप्टर बचता है वो है हैंडीकैप चिल्ड्रन वाला, जिसमें से MR मोस्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और 16 नंबर का भी आ सकता है। इसके अलावा चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक जो है ये एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है, इस पर 4 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो RUHS के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी मेरे को इतना आइडिया नहीं है अदर यूनिवर्सिटीज़ का। फिर भी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं पीडियाट्रिक में, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए। गुड लक, थैंक यू।